देख लीजिए उसमें से क्या क्या करना है, आप क्या क्या करना चाहते हैं या क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद में आपके पास में पहला बजट आता है एज फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए। बनाना क्या होता है, उस पर तो साइन करने होते हैं, क्योंकि आप बनाने में तो आपकी से होती नहीं है शुरू में ज़्यादा। तो मेरे पास फाइलें आई कि भाई ये पैसा है 25,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, और इसमें से लगभग 21,000 करोड़ रुपए तो सैलरी में जाएगा, और करीब 7,000 करोड़ रुपए पुरानी कमिटेड लाइबिलिटीज हैं, जो पुल पहले से बन रहा है, जो सड़क पहले से बन रही है, जो काम पहले से शुरू किए जा चुके हैं, उनका पेमेंट है, कंटिन्यूस पेमेंट है। अब आप देख लीजिए कि आप इस 1-2 हजार करोड़ में क्या करेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा, उनके पास थोड़ा अनुभव है, वह IRS ऑफिसर रहे हैं फाइनेंसेस को देखने समझने का, उनसे काफ़ी डिस्कशन हुए। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से भी बात की, और व्हेन आई से एक्सपर्ट इट डज नॉट मीन कि जो लोग अपने साथ इकोनॉमिस्ट का या फाइनेंशियल एक्सपर्ट का टाइटल लगा के घूमते हैं उनके साथ, बल्कि उन लोगों के साथ जो टैक्स देने की भी एक्सपर्टीज रखते हैं। हमने दिल्ली के ट्रेडर्स से बात की, हमने दिल्ली के प्रोड्यूसर्स से बात की, हमने दिल्ली के कंज्यूमर्स से, रिटेल शॉप से बात की, होलसेल मार्केट वालों से बात की। हमने कहा भाई पैसा तो आपके यहाँ से आता है सारा, आप कंज्यूमर से लेते हैं और आप हमें देते हैं, सरकार को देते हैं। तो उनके साथ बहुत डिटेलिंग में समझा कि क्या होना है, क्योंकि सपने बहुत थे। सपने ये थे 2015 में कि भाई अच्छे स्कूल बनवाने, कॉलेजेस का एक्सपेंशन करना है, बिजली पानी की व्यवस्थाएं और बेहतर करनी है, सड़कें और बेहतर करनी है, दिल्ली को और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाना है। ये सब सपने थे, लेकिन उसके बाद फिर पैसा कहाँ से आएगा, ये सवाल हर एक एग्जीक्यूटिव अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने रख देती है और वो चुप हो जाते हैं। तो हमने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोग फाइनेंसेस को समझते हैं उनसे भी बात की, जो लोग टैक्सेशन को, ग्राउंड ट्रेड को समझते हैं उनसे भी खूब चर्चा की। तो द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन केम फ्रॉम द ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली। बोले साहब ये आप जो, उस वक्त GST नहीं होता था, उस वक्त वैट का रिजीम होता था। बोले साहब आप जो ये हमसे टैक्स लेते हो कलेक्ट करा के, अब मेरी दुकान पे कोई आदमी आता है, 100 रुपए का सामान मैं उसको देता हूं, मैं उसको कहता हूं भाई ये 12 रुपए 18 रुपए का टैक्स है, तो आपका कुल मिला के 100 रुपए का प्रोडक्ट 118 रुपए में आपको मिलेगा। तो वो कहता है साहब बिना टैक्स के देख लो ना कैसे होगा। और नॉर्मली जब आप हायर टैक्स रेट्स रखते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है। जितने आप हाई टैक्स रेट्स रखेंगे उतना कस्टमर आके, कंज्यूमर आके हमको फोर्स करता है कि भाई 100 रुपए का सामान 100 रुपए में दे दो ना, क्यों बिल के चक्कर में पड़ रहे हो, आप 18 रुपए मेरी जेब से और निकाल लोगे। तो उन्होंने कहा साहब अब इसको सस्ता कर दो, टैक्स रेट कम कर दो। और एक ग्लोबल डायलॉग चलता है टैक्सेशन के बारे में, लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। सबने आके हमें वो भी बताया, एक्सपर्ट्स ने भी बताया, हमने भी थोड़ा बहुत समझा। तो हमने कहा एग्जाम्पल, बोले जैसे दिल्ली में बहुत सारी चीजें बिकती हैं मार्केट में, हर चीज पे कम से कम 12% रेट तो है ही, तो आप 12% को 5% कर दो। तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की अपनी टीम से डिस्कस किया, भाई अब ये लोग कह रहे हैं कि 12% से 5% कर दो तो हम टैक्स ले सकते हैं कंज्यूमर से। ये 12% टैक्स मांगना, 100 रुपए की चीज पे 12 रुपए मांगना, 1000 रुपए की चीज पे 120 रुपए और मांगना थोड़ा भारी पड़ता है। जहां ऑप्शन है, जहां ऑप्शन नहीं है वहां तो नहीं है, पर जहां ऑप्शन है वहां आदमी सोचता है बिना 120 रुपए दिए 1000 रुपए का सामान खरीद के ले जाओ। तो हमने कहा ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया, बोले नहीं सर, अगर टैक्स रेट कम कर देंगे तो सैलरी के पैसे भी नहीं बचेंगे। तो ये हमने ओपन डिस्कशन में रखा। तो मुझे ऑफिसर्स की तरफ से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं उनकी तरफ से, नहीं सर ये नहीं कर सकते सर, प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए, सैलरी के भी पैसे नहीं बचेंगे। ट्रेडर्स ने मुझे कहा सर आप एक आइटम पे टैक्स कम करके देखिए, आपको जितना टैक्स मिल रहा है हम उससे ज्यादा ना आपके लिए गारंटी दे रहे हैं कि, और हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर और ट्रेडर या कंज्यूमर और सेलर के बीच का रिलेशन है कि आप टैक्स रेट कम रखिए, वो टैक्स लेके लेगा, और सेलर भी चाहेगा कि ईमानदारी से टैक्स रेट लेके करे। तो हमने कहा एक पे करते हैं। तो उन्हीं की तरफ से सजेशन आया दिल्ली में, दिस इज हिस्टोरिकल, कि 2015 के पहले बजट में हमने दिल्ली के व्यापारियों के सजेशन पर टिम्बर पर टैक्स रेट कम किया। 12% को हमने 5% कर दिया, सीधे 7% का कट।
और बिलीव मी अगेन इट्स रिकॉर्ड कि 2014-15 में टिम्बर सेक्टर से जितना टैक्स कलेक्ट हुआ था एट द रेट ऑफ 12% के रेट पर, 2015-16 में उससे 1% ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ एट द रेट ऑफ 5% के रेट पर। तो अगर कन्वेंशनल ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे चलें तो 7% तो नीचे चला ही जाना था, पर वो 1% बढ़ गया पिछले साल के कलेक्शन से। उसने हमारा भी हौसला बढ़ाया। अगेन देयर इज रिकॉर्ड कि फिर 2016-17 के बजट में इससे हम भी उत्साहित हुए कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं, ये टेस्टेड भी हो गई। हमने करीब 40 आइटम्स पर सीधे 40 या शायद 42 आइटम्स पर दिल्ली में मेजर, उसमें फिर उसके सब ब्रैकेट होते हैं बहुत सारे, तो 42 मेजर आइटम्स पर सीधे टैक्स रेट 12% से 5% कर दिया। अगेन इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट एंड रिकॉर्ड कि उसके बाद से मुझे कभी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कभी ये नहीं कहना पड़ा कि मेरे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। दिल्ली सरकार एकमात्र सरकार है जो सीएजी के रिपोर्ट में भी आता है कि साहब ये प्रॉफिट में चल रही है, किसी कर्जे लेके नहीं चल रही है। हमारे ऊपर जितना कर्जा था हमने वो भी चुका दिया। दिल्ली सरकार का, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर जितना कर्जा था, हमेशा रेवेन्यू सरप्लस रहती है पिछले 7 साल से। और दिल्ली का जो बजट 2015 में हमको मिला था 30,000 करोड़ का बजट एनुअल, वो अगर उससे 5 साल वापस जाएंगे, 2011 का बजट था 25,000 करोड़ का, यानी कि पिछले 5 साल में हमसे पहले 25,000 करोड़ से 1,000 करोड़ एवरेज बढ़ते हुए वो 5 साल में 30,000 करोड़ हुआ था। पहले टेन्योर में मेरे 5 साल के दौरान वो 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए हो गया। और अभी तीसरा बजट में बना रहा हूं, 2 बजट इस टेन्योर में पूरे किए हैं। इसके दौरान भी मेरा दिल्ली का जो बजट है वो 60,000 करोड़ से बढ़ के अब 75,000 करोड़ रुपए इस साल का है, जो करंट फाइनेंशियल है। इसमें टैक्स रेट्स घटाए, ये एक बड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक अलग तरीके का सब्जेक्ट होता है। मुझे किसी कंपनी को चलाने की एक्सपर्टीज नहीं है, मैं ना किसी कंपनी का सीईओ रहा हूं ना चेयरमैन रहा हूं, बट संयोग से मुझे दिल्ली के फाइनेंशियल सीईओ कह सकते हो आप, सीएफओ कह सकते हो, के रूप में काम करने का मौका मिला है पिछले 7 साल में। और वहां जो मैंडेट है कि कलेक्शन और एक्सपेंडिचर दोनों पे हम लोगों ने पूरी समृद्धि के साथ काम किया है, कोई गरीबी नहीं रही है। और छोटे छोटे से इंटरवेंशंस किए हैं हमने दिल्ली में, जैसे मैंने एक बताया, टैक्स रेट्स कम कर दिए, टैक्स चोरी भी पकड़ी कि जो कम करने के बावजूद चोरी करते हैं उनको तो नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ा मुझे इनपुट मिला कि साहब कनॉट प्लेस में लोग 1,000 रुपए का खाना खाते हैं जाके, और जो भी 5% 8% टैक्स है वो दे के आते हैं उसके ऊपर, 1,000 रुपए के ऊपर। और एक बड़ी चेन इंटरनेशनल रात को 11 बजे के बाद वो सारे बिल डिलीट कर देती है, उसमें से एक लार्जर सेक्शन डिलीट कर देती है। तो आप लोग 1,000 रुपए के, कुछ दोस्त लोग बर्गर पिज्जा खा के आए, 1,000 रुपए आपने उसको दिए, और ये सोच के कि चलो, सोच के भी क्या, सिस्टम का हिस्सा है कि ये 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन या 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में 1,000 रुपए पे सरकार के लिए या देश के लिए। तो पता चलता है जो देश के नाम आपसे पैसा लिया था वो भी सामने वाले ने रात को बिल डिलीट किया और उसके बाद उसको अपनी जेब में रख लिया। तो ऐसा बहुत लोग करते रहे थे, और उनकी फिर सेटिंग होती थी सब नीचे ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा इनपुट मिला, तो नीचे से, नहीं सर ये तो बड़ा मुश्किल है, इतनी बड़ी चेन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मेरे कहने पे इसको कर लो। तो अपनी टीम को भेज के हमने 300 परचेज दिन में उसके यहाँ कराई रेस्टोरेंट में, और रात को 11 बजे के बाद उसकी स्क्रूटनी कर दी। और उसके बाद जब पकड़ा तो उन 300 में से कई सारी एंट्रीज डिलीट पाई गई, जो दिन में उसने टैक्स भी लिया था लोगों से और पैसा भी लिया था। तो इस तरह का अकाउंटेबल सिस्टम भी, ऐसा नहीं है कि खाली टैक्स रेट करने से चीजें ठीक हो जाती हैं। हमने
लोगों ने कहा जी लोगों को टैक्स देके चीज़ें खरीदने की आदत नहीं है, लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, एक हमने दिल्ली में स्कीम चलाई, बिल बनाओ इनाम पाओ। मतलब ये कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कोई परचेज करते हैं, आप अपना टैक्स पेड इनवॉइस इंटरनेट पे सबमिट करिए। काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और आपने जितने रुपए की परचेज, जितना टैक्स पे किया है उसका 5 गुना आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। सॉरी, जितना परचेज किया है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 आपको अवार्ड के रूप में रिटर्न मिल सकता है बेस्ड ऑन ए लॉटरी सिस्टम। और हर महीने इतने का ड्रॉ निकाला जाएगा। हमारे पास में धीरे धीरे करके 1-1.5 साल के अंदर अंदर कम से कम 35 हज़ार एंट्रीज आने लगी उसमें। और जब लोगों को 50 हज़ार रुपए तक के इनाम मिलते थे, किसी ने अपनी वाइफ को ज्वेलरी दिलाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई रेस्टोरेंट में खाना खाया, यहाँ तक कि गाड़ी चलते हुए जो रास्ते में लोग मिनरल वाटर की बोतल खरीदते हैं उसका बिल लेके भी लोगों ने बिल बनाओ इनाम पाओ में शुरू कर दिया। उसका फायदा हमको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये हुआ, वही जो मैंने आपको पहली वाली कहानी बताई कि वहां तो मैंने उसके बिल डेलिब्रेट परचेज कराए, 300 परचेज कराई उसके यहां से। मुझे बाय डिफॉल्ट पूरी दिल्ली परचेज करके अपने टैक्स के बिल्स देने लगी। और हम उसको एक रैंडम सिस्टम में डाल के उसको चेक करने लगे, भाई ये अब इसके सिस्टम में इसने ये वाला टैक्स इसने पे किया है कि नहीं किया। और मुझे याद है कि जीएसटी रिजीम से ठीक पहले के 1-1.5 महीने की बात है, उस इनपुट की वजह से जो जनता के इस एक्सरसाइज से हमें मिला, सरकार को 300 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी पकड़ने का मदद मिला। रैंडम चोरी किसी ने, कुछ लोगों ने की हुई थी और वहां से उन्होंने वो किया हुआ था, उसके बेस पे हम 300 करोड़ रुपए ले पाए उन लोगों से जिन्होंने जनता से टैक्स ले लिया था लेकिन सरकार को देने में डिलीट कर दिया था, हिसाब है ही नहीं, हम ये तो सेल ही नहीं हुई। ये छोटी छोटी सी मैं इंटरवेंशन आपको इसलिए बता रहा था कि दिल्ली में एक फाइनेंशियल मॉडल का, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक अलग तरीके का मॉडल रखा है। बिजनेस, मेरा दुर्भाग्य नहीं मैं कहूँगा, मेरे साथ संयोग है कि जब मुझे बिजनेस समिट्स में भी आप बुलाते हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन यही करते हैं कि एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है। मुझे लगा कि थोड़ा सा फाइनेंस की बात करके मैं बताऊं, भाई फाइनेंस में भी थोड़ा ठीक ठाक काम हुआ है। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं दिल्ली में जहां हमने रिबेट दी है, हमने सब्सिडीज दी हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को अफोर्डेबल किया है या फ्री किया है। उसका बहुत फायदा इस पे मिला है कि दिल्ली में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हुआ है। जो आदमी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाता है, उसके घर का बिजली का बिल अगर 0 आता है या उससे लेकर, और एक महिला जो मेड के रूप में काम करती है वो उसके घर में जो 200-300 रुपए उसके फ्री बस में जाने से बचने लगते हैं, उस तक जो सेविंग हो रही है वो एक्चुअली लोकल इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट हो रही है। एंड दिस हैज कम फ्रॉम माई स्टडीज। हमने साइंटिफिक स्टडीज कराई हैं कि ये जो लोगों के पास सेविंग हो रही है ये लोग यूज कहाँ कर रहे हैं। तो बहुत थोड़ी बहुत लोग अपने फ्यूचर प्लान्स और उन सब में सेव कर रहे हैं, पॉलिसीज वगैरह में। लगभग 70-78% लोग उसको लोकल इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं। जिसके घर में प्रेस नहीं है वो अच्छी, और ये मुझे एक इलेक्ट्रिक वाले ने बताया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती है, इलेक्ट्रिकल शॉप, उसने कहा शुरू में जब ये स्कीम्स आई थी फ्री बस वाली और बिजली वाली और ये सब, तो 4-5 महीने बाद उसने बताया साहब हमारी एक दुकान गाजियाबाद में और एक यहाँ है, और अचानक जब से आपने ये स्कीम्स वगैरह शुरू किए लोगों के घर में थोड़ी थोड़ी सेविंग हुई है, तो लोगों ने जो कंज्यूमेबल आइटम्स है ना उन पर खर्च करना शुरू कर दिया है। तो उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट ये होता है कि जब लोग कंज्यूमेबल आइटम्स पे, यानी कि लोग कंज्यूम ज्यादा करना शुरू करते हैं तो डिमांड बढ़ती है मार्केट में, और जब कंजम्पशन और डिमांड बढ़ती है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें से निकल के आता है, फिर जॉब्स बढ़ते हैं मार्केट में। कंजम्पशन हमेशा जॉब्स बढ़ाता है। तो मुझे लगता है उसको भी थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है, क्या हो रहा है, कैसे हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस दिशा में भी थोड़ा अपनी, जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो भी आप एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उस तरफ जाएंगे। देश को, मैं हमेशा यूनिवर्सिटीज़ में आके बोलता हूं कि हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम देश का यह है कि हम लोग
स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब सीकर माइंडसेट पैदा कर रहे हैं। हर आदमी एक डिग्री हासिल करने की जुगाड़ में है, मेहनत कर रहा है, पूरा पसीना बहा रहा है, और इसलिए बहा रहा है कि उसके बेस पर उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। प्रॉब्लम यह है कि अगर देश की यूनिवर्सिटी से निकलने वाला लगभग हर युवा अगर इस सपने के साथ ही पढ़ेगा और निकलेगा डिग्री लेके कि साहब एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो ये अच्छी नौकरी देने वाले लोग कहाँ से आएंगे? कुछ देश हैं दुनिया में जो बहुत डेलिब्रेट इस बात पे काम कर रहे हैं कि हमें जॉब सीकर देने ही नहीं है, हम तो जॉब प्रोवाइडर देंगे। वो कंपनी बनाते हैं, वो गूगल बनाते हैं, वो फेसबुक बनाते हैं, वो ट्विटर बनाते हैं, वो अमेजन बनाते हैं, और हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन बेस्ट ब्रेन्स को देकर उसके सीईओ देते हैं, उसके यहाँ नौकरी करने वाले लोग देते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है देश के सामने। यकीन मानिए कि एज ए नेशन, एज एन इंडियन मैं फील करता हूं इस चीज को कि जॉब सीकर्स की इकोनॉमी कभी भी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं हो सकती है। जॉब प्रोवाइडर्स की इकोनॉमी ही डेवलप्ड इकोनॉमी होगी। दुनिया की जिन इकोनॉमीज को आप लोग पढ़ते हो या पढ़ाते हो कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो केवल और केवल, उसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि वो जॉब सीकर्स इकोनॉमी नहीं है, वो जॉब प्रोवाइडर्स इकोनॉमी है। उन इकोनॉमीज ने, उनकी गवर्नेंस ने, उनके समाज ने, उनके वातावरण ने, उनकी यूनिवर्सिटीज ने ये माहौल बनाया हुआ है अपने देश में कि साहब हमारे यहां जॉब प्रोवाइडर्स पैदा होंगे, हम जॉब सीकर्स पैदा कर रहे हैं। ये एक इकोनॉमी का हमारा बड़ा सेटबैक है। भारत जैसे देश को, इसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की पॉलिसीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जॉब सीकर्स दे रहे हैं कि जॉब प्रोवाइडर्स दे रहे हैं। हमारे यहाँ के डीटीयू से, एनएसयूटी से, आईआईएम से, आईआईटी से, इतने बड़े बड़े संस्थानों से निकलने वाले बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स जाके जब एक अमेरिका की जॉब प्रोवाइडर की कंपनी में जाके काम करते हैं, और वो आदमी जब जापान का एक प्रोजेक्ट डील करता है, तो उसका जितना भी आउटकम है वो अल्टीमेटली अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है। हमारे देश की इकोनॉमी में कुल मिला के उसकी सैलरी कंट्रीब्यूट होती है अगर वो यहां से काम कर रहा है तो, वो भी तब, नहीं तो पैसा कमाता है और वहीं कंजम्पशन में खर्च भी करके आ जाता है। तो हमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरी की पूरी ग्रोथ को इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि हम जॉब प्रोवाइडर्स इकोनॉमी बने। दूसरा, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में थोड़ा इस बात का माहौल बदले कि हम जॉब प्रोवाइडर्स की तरफ में एक एम्बियंस बनाएं। और तीसरा कि हमें अपनी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को समझना होगा। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हमारी तरफ देखते हैं, अमेरिका से